इसके काव्य खंड का 8वां भाग, जिसके अंतर्गत कन्यादान कविता को रखा गया है, इसे लिखा है ऋतुराज ने। तो आज हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कविता का पाठ करते हैं। कविता कन्यादान, कवि ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, परंतु दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। विद्यार्थियों, इस छोटी सी कविता को पढ़ने से ही आपको आभास हो गया है कि यह कविता अपने साथ किन अर्थों को समेटकर आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस कविता में आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जीवन में जो घटनाएं आप नित्य प्रतिदिन देखते हैं, लड़कियों को जलाने की, बहुओं को मार डालने की, दहेज से संबंधित कई तरह के अत्याचारों की, वैवाहिक जीवन की जटिलताओं की, इन सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए एक माँ अपने अनुभव से अपनी बेटी को एक नई सीख देती है। वह सीख जो उसे अपने आगामी जीवन के लिए तैयार कर सके। इस कविता में हम इसी नई सोच की व्याख्या पढ़ेंगे। कविता की व्याख्या जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि कवि ने इसे किस सोच के साथ लिखा है और किस परिस्थितियों में उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कवि का परिचय। कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर जयपुर में ही रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। इन्हें सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा राजस्थान का प्रसिद्ध बिहारी पुरस्कार भी मिल चुका है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। इनकी कविताओं को दैनिक जीवन के यथार्थ और अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले घटनाओं को उन्होंने अपने कविता में समेटने का प्रयास किया है। आप उनकी कविता पर अगर निगाह डालें तो आप देखेंगे कि वह परिस्थितियों की सिर्फ बुराई का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि उस बुरी परिस्थिति से निकलने का एक विकल्प भी सुझाते हैं, जो हमें इस कन्यादान कविता में भी देखने को मिलती है। इस कविता की शुरुआत की पंक्तियों में आप देखेंगे कि कितना प्रामाणिक था। यहाँ पर इस प्रामाणिक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। और उसका दुख, किसका दुख? जो कन्यादान कर रहा है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह कन्यादान करने का एक दृश्य बनाया हुआ है, जिसमें पति और पत्नी के साथ यह जो हाथ है जिसके ऊपर शंख है, यह कन्यादान कर रहा है और यह हाथ उस लड़की की माँ का है। उस माँ के दुख को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक माएँ उस दुख की साक्षी हैं जिन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान किया है। कविता के शीर्षक को ही अगर हम यहाँ पर देखें, कन्यादान, तो यह हमें शुरुआत से ही एक पितृसत्तात्मक समाज की ओर संकेत करता है, जहाँ पर स्त्रियाँ एक वस्तु के रूप में होती हैं। अगर हम इतिहास में देखें, कई लड़ाइयाँ स्त्रियों के लिए हुई हैं, उनकी सुंदरता के लिए। काव्य में आप देखिए कई वर्णन स्त्रियों के सुंदरता से भरे पड़े हैं। आधुनिक समाज में भी अगर हम देखते हैं तो सौंदर्य उत्पाद, वस्त्र का बाज़ार और विज्ञापन का इतना बड़ा बाज़ार
स्त्रियों के लिए एक पैमाना गढ़कर रखता है कि स्त्रियां अगर ऐसी हैं तो सुंदर हैं, अगर ऐसी हैं तो अच्छी हैं, यानी कि उन्हें एक वस्तु के रूप में देखा जाता है और दान वस्तुतः वस्तु का ही होता है। और जब हम दान में कोई चीज़ दे देते हैं उसके बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। आप स्वयं कल्पना कीजिए, आप जिस अवस्था में हैं आप उस अवस्था में रहकर ही, अपने उम्र की अवस्था में ही आप कल्पना कीजिए कि क्या अपनी संतान को कोई व्यक्ति दान में देकर अपना पूरा अधिकार उस पर से खो सकता है। तो यह पूरी कविता एक तरह से इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती है और माँ के दुख को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वस्तु, संपत्ति, पूंजी, ये इन्हीं सारी जितनी चीज़ें हैं उसके बीच में ही माँ के लिए उसकी बेटी उसकी अंतिम पूंजी है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके पास अपना कुछ नहीं रह जाता। जब एक माँ अपने ससुराल में आकर बसती है तो वहाँ पर सारे उसके अपरिचित लोग होते हैं। उसके पास जब उसकी अपनी बेटी आती है, धीरे धीरे जब वह बड़ी होती है तो अपना सारा सुख दुख एक माँ अपनी बेटी से ही साझा करती है और उसको दान में देने के बाद ही उसको फिर लगता है जैसे वह इस पूरे संसार में अब अकेली हो गई है, उसके पास अब कोई संपत्ति नहीं बची। तो वह अपनी सबसे बड़ी भावनात्मक पूंजी कहिए वह दान में दे देती है। कवि आगे कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़की का चित्र है, यह किस तरह से कल्पनाओं में खोई है। इसके हाथों में एक गुलाब का फूल है, उसकी नज़र सिर्फ उस फूल पर है, उसके साथ लगे हुए कांटों पर नहीं है। ठीक वैसी ही वह लड़की अभी सयानी नहीं थी, भोली और सरल थी। उसे दुनिया की जो अच्छी चीज़ें थी, एक अच्छी कल्पना, एक अच्छी सोच उसके दिमाग में थी, लेकिन आगे जाकर उसके जीवन में जो जटिलताएं आने वाली हैं इसकी कल्पना वह नहीं कर रही थी। यहाँ पर कवि ने कहा है अभी सयानी नहीं थी। सयानी शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा बड़े होने के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर सयानी का प्रयोग उन्होंने किया है परिपक्वता के संदर्भ में, यानी कि लड़कियों को इस तरह से समाज के बाकी संदर्भों से बचा कर रखा जाता है कि उसे दुनियादारी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता और इसीलिए वह लड़की सयानी नहीं होती है। तो लड़की सयानी नहीं थी। अगली पंक्ति इस परिपक्वता के अर्थ को और ज़्यादा उस पर जोर देती है और कहते हैं कि अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो वह सुख की एक काल्पनिक दुनिया में थी। उसे ऐसा लगता था कि विवाह के बाद उसका जीवन बहुत सुखमय होगा। वह उन वस्त्रों, आभूषणों, सजे धजे अपने रूप पर मोहित थी। तो कहते हैं उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। दुख यानी कि वैवाहिक जीवन में आने वाली जटिलताएं, संबंधों को बनाकर रखना, इसके साथ साथ परिवार में दूसरे परिवार में जाकर के अपना स्थान बनाना और इसके बीच जो एक संघर्ष होता है, उस संघर्ष से अभी वह अनजान थी। दुनिया स्त्रियों को किस रूप में देखता है इससे भी वह बिल्कुल अनजान थी। तो उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पर कवि ने कहा है धुंधले प्रकाश। यह प्रकाश का धुंधल का इसीलिए है क्योंकि उसने पूरी दुनिया देखी ही नहीं है, उसे एक सीमित अनुभव मिला हुआ है और इसीलिए उसके सामने दुनिया का जो वास्तविक रूप है वो नहीं है। एक धुंधला सा प्रकाश उसकी आँखों पर छाया हुआ है, एक धुंधला सा पर्दा उसकी आँखों पर अभी भी पड़ा हुआ है। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। आप जानते हैं तुक मिलाना, जब भी हम कुछ छोटी मोटी कविताएं देखते हैं तो उसमें तुक मिले हुए होते हैं। तुक मिलने का अर्थ है कि एक शब्द से दूसरे शब्द का मिलना। कविता की एक पंक्ति में जो शब्द अंत में है, दूसरी पंक्ति के अंत में उसी शब्द से मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द रख देना। यानी कि वह परंपरा से जो देखती आ रही थी स्त्रियों का अपने जीवन में स्वरूप, वह सिर्फ उतना ही जानती थी।
और साथ ही साथ वह क्या जानती थी? लयबद्ध पंक्तियों को। आप जानते होंगे कि जब हम किसी पंक्ति को लयबद्ध करते हैं, छंदबद्ध करते हैं, तो उस समय उसका एक नियम होता है। उस नियम के आधार पर ही हम उसको रखते हैं, शब्दों को तौलते हैं और फिर वह पंक्ति लयबद्ध होती है। ठीक इसी प्रकार स्त्री जीवन में भी क्या है, बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं, बहुत सारे बंधन बना दिए गए हैं और उन बंधनों में ही सिमट कर वह अपने आप को पूर्ण मानती है। तो यहाँ कवि ने इस बंधन की ओर इशारा किया है और उस लड़की की मानसिकता की ओर, और जिस बच्ची का वह संकेत कर रहे हैं वह माँ या बेटी कोई खास नहीं है, बल्कि आप ही के जैसे सार्वभौमिक है। कोई भी व्यक्ति वह अभी उतना ही समझ पा रही है। कवि आगे कहते हैं, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें इस लड़की का प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है, यानी कि उसकी जो बाहरी सुंदरता है ठीक वही एक निश्चित फ्रेम में पानी में भी दिखाई दे रहा है। पानी यहाँ पर अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है। पानी कांति है, पानी उसके लिए समाज ने जो एक गढ़कर प्रतिमान रखे हैं उस प्रतिमान में खड़े उतरने की कसौटी है। और इस तरह माँ कहती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ से कविता में एक बदलाव देखने को मिलता है और जिस हम विकल्प की बात शुरू में कर रहे थे वो विकल्प यहाँ पर देखने को मिलता है कि आज के समाज में किस तरह की सीख बेटी को देने की आवश्यकता है। वो कहती हैं कि पानी में झांककर अपने चेहरे की ओर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर खुद मोहित मत होना। समाज ने तुम्हारे लिए जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, प्रतिमान गढ़े हैं, उसी में अपने आप को अनुकूल मानकर तुम बिल्कुल प्रसन्न मत हो जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह आग कल्याणकारी भी है और विनाशकारी भी है, यानी कि तुम अपना अस्तित्व देखना कि तुम्हारा अस्तित्व कल्याण के लिए हो, विनाश के लिए नहीं हो। कुछ ऐसा ना हो, किसी ऐसे दबाव में मत आना जिससे तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आए दिन आपने कई इस तरह की घटनाओं को सुना होगा जिसमें बहू को जलाकर मार दिया गया है। यह घटनाएं दहेज के कारण भी होती हैं, कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी इसके पीछे हो सकती हैं, कुछ अन्य अव्यवस्थाएं भी इसके पीछे हो सकती हैं। तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि जहाँ तक तुम्हारे कर्तव्य की सीमा है उसका निर्वाह तुम अवश्य करना, लेकिन जहाँ तुम पर अत्याचार हो उसका तुम विरोध भी करना, क्योंकि अपने अस्तित्व को समाप्त करना सही नहीं है। आगे कहती हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रम और वस्त्र और आभूषण ये क्या है? आपने देखा होगा कि एक विवाहिता स्त्री का श्रृंगार उसकी शोभा होती है। हर वक्त ससुराल में उससे कहा जाता है कि तुम सज धज कर रहो, और यह सजावट उसे धीरे धीरे करके एक बंधन में बांधती है। यहाँ पर वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रम कहा गया है क्योंकि यह एक शब्दों का ही माया जाल है जिसमें लगातार सदियों से स्त्रियां फंसती जा रही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम इस भ्रमजाल में मत पड़ना। ये वस्त्र और आभूषण क्या है? स्त्री जीवन के बंधन है, क्योंकि इसी एक जो सौंदर्य का उसके सामने पैमाना रख दिया जाता है, उसी पैमाने को अपने विवाहिता का जो उसका श्रृंगार है उसको कायम रखने के लिए वह सारे दुखों को झेलती है, सारे जटिलताओं को वह सहती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम इस पर मुग्ध मत होना। ये सभी शाब्दिक भ्रम हैं जो स्त्री जीवन के बंधन के स्वरूप हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई मत देना, इन दो पंक्तियों में ही सारा संदेश छुपा हुआ है, जिस भाव को लेकर कवि ने इस पूरी कविता को रचा है। लड़की होना एक प्राकृतिक गुण है। स्त्री और पुरुष प्रकृति ने ये दो लिंग बनाए हैं और एक
तीसरा जेंडर भी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। उसे उस रूप में स्वीकार करना तो हमारा धर्म है जो हमें प्रकृति ने बनाया है। इसके आधार पर कुछ जैविक भिन्नताएं होती हैं जिन्हें स्वीकार करना हमारा काम है। इसके साथ साथ कुछ भावनात्मक भिन्नताएं भी होती हैं, उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। यह कहा गया है लड़की होना। लड़की होना यानी कि प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से लड़की होना, भावनाओं में कोमलता, निश्चलता, ये सारी भावनाएं अपने अंदर रखना। लेकिन जहाँ पर कवि कहते हैं लड़की जैसी दिखाई मत देना, इस लड़की का संदर्भ अलग हो जाता है। यहाँ पर जो भी छात्राएं होंगी उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा, या छात्र ने भी इस चीज़ को अपने घरों में महसूस किया होगा कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो तो बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें लड़का या लड़की समाज बनाता है, उनके कामों को निर्धारित करता है। तुम दौड़ो मत, लड़की हो, यह उछलने वाला खेल तुम मत खेलो, तुम एक लड़की हो, तुम कपड़े मोड़ कर रख दो, तुम कपड़े तह करके रख दो, तुम खाना बना लो, तुम लड़की हो। तो इस तरह समाज कई सारे बंधन लगाता है और उसके बाद एक लड़की को बार बार उसके लड़की होने का एहसास कराता है और साथ ही उसके अंदर वह कुछ गुणों की कल्पना करता है जो सिर्फ लड़कियों में हो। खाना बनाओ, तुम लड़की हो इसलिए तुम खाना बनाओ। तो इस तरह घरेलू काम हो गए, कई सारे बंधन है, देर से मत आओ क्योंकि तुम लड़की हो। तो इस तरह के जितने बंधन हैं वो समाज लगाता है और एक लड़की को उस रूप में देखना चाहता है जिस रूप में वो सारे बंधन उसके ऊपर लगा रहा है। तो यहाँ उसकी माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि अपने अंदर लड़की होने के जितने गुण हैं, कोमलता है, निश्चलता है, ये सारी भावनाएं अपने अंदर रखना, मातृत्व की भावना रखना, करुणा का उच्चतम स्तर स्त्रियों में पाया जाता है, उसको अपने अंदर बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि लड़कियों को समाज जिस तरह एक कमज़ोर, अबला, निरीह के रूप में देखता है, तुम वैसी बिल्कुल दिखाई मत देना। अपने कर्तव्य का पालन करना और अपने अस्तित्व को बनाए और बचाए रखना, यही इस पूरी कविता का संदेश है। उम्मीद है आपने इस कविता के मूल भाव को समझा होगा और साथ ही कवि ने समाज की जिस विडंबना की ओर इशारा किया है इससे आप भली भांति परिचित हुए होंगे। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपने देखा होगा कि प्रश्न अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से 3 प्रश्न मैं यहाँ आपके लिए गृह कार्य के रूप में लेकर आई हूँ। यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके समझ को बनाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा? दूसरा प्रश्न है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? तो ये 3 प्रश्न हैं, इसका आप हल ज़रूर करें। साथ ही साथ इस विषय में अपने सहपाठियों एवं अपने शिक्षकों के साथ